नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स फील्ड पे। आज का ये वीडियो हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का लेक्चर नंबर 2 होगा। यह है आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इसका लेक्चर नंबर 2 होगा। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने गैप को समझा था। गैप का सिंपली मैं अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ। जैसे कोई भी अकाउंटेंट हो या कोई भी पर्सन हो जो अकाउंटिंग वर्क करेगा, वो एक सेट ऑफ रूल्स के हिसाब से काम करेगा। किसी का भी कोई काम करता है तो उसका एक रूल बना हुआ रहता है, उस रूल के बिहाफ पे काम करता है। अगर वो रूल के बिहाफ पे काम ना करे तो आपका काम, मान लेता हूँ मैं, आप एक अकाउंटेंट है, आपके दोस्त कोई एक अकाउंटेंट है, पूरा दुनिया में मान लेते 50 आदमी आपके साथ बैठा हुआ है अकाउंटेंट, हर एक का काम करने का तरीका अलग अलग हो जाएगा। इसलिए एक रूल आया, गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। मतलब हर एक बंदा जो भी अकाउंटिंग करेगा वो इसको फॉलो करेगा। समझे? तो गैप का मतलब क्या हो जाता है? गैप क्या है? एक सेट ऑफ रूल्स है, स्टैंडर्ड्स है, कन्वेंशंस है। तो उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था बेसिक एजम्पशंस, कुछ बेसिक एजम्पशंस था, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने बिजनेस एंटाइटी कंसेप्ट पढ़ा था। बिजनेस एंटाइटी कंसेप्ट मतलब हो गया जिसके अंदर बिजनेस को और बिजनेस के ऑनर को हम लोग सेपरेट कर रहे थे। क्योंकि जो अकाउंटेंट होगा वो ऑनर का घर का तो अकाउंटेंट नहीं है ना, वो तो बिजनेस का अकाउंटेंट है। ऑनर क्या ट्रांजेक्शन कर रहा है तो ऑनर का ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेगा, वो बिजनेस के अंदर जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको रिकॉर्ड करेगा। इसलिए बिजनेस एंटाइटी कंसेप्ट अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ। अब अगर पूरा देखना हो तो लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। अगला है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। कोई भी बिजनेस होता है स्टार्ट, जैसे मान लेता हूँ आप आज एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या आप ऐसा सोच के चलते हैं जो कल के दिन में बंद कर दूँ? तो इसी पे आया है ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्या बोलता है? जो बिजनेस आपका लंबा चलेगा, मतलब लॉन्ग पीरियड में चलते जाएगा, कंटिन्यूड चलेगा। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट आपका है आगे, ये मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, ये सीधा समझिए, ये रूल सीधा बताता है जो जहाँ पैसा वहाँ मैं, जहाँ पैसा वहाँ मैं। समझा? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या बोलता है? जो भी ट्रांजैक्शन, ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जिसको मनी के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सके या मेजर किया जा सके, उसका रिकॉर्डिंग हम लोग करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। अगला था अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। ये आपका गोइंग कंसर्न कंसेप्ट से मैच करता है, क्योंकि देखिए कोई भी बिजनेस होता है जब आपको पता है जो लंबा चलेगा, तो क्या आप उसका जो इनकम और एक्सपेंस को ट्रैक कीजिएगा, उसका इनकम और एक्सपेंस को जो ट्रैक कीजिएगा वो कैसे कीजिएगा? फिर आज बिजनेस स्टार्ट किए, 50 साल तक चलेगा, 100 साल तक चलेगा, ये पता नहीं। लास्ट डेट ऑफ अकाउंटिंग मतलब जिस दिन आपका कंपनी डिजॉल्व हो रहा है, उस दिन आप जाकर के चेक कीजिएगा, अच्छा मैंने 1 रुपया कैपिटल लगाया था और अभी क्या मैं लॉस में हूँ या प्रॉफिट में हूँ। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया था, एक अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट लेकर के आया गया। हम लोगों ने नहीं, मतलब ICAI के द्वारा, या फिर वो स्टैंडर्ड बोर्ड्स था जिसके द्वारा गैप दिया गया, उसके थ्रू। तो वो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या करता है, वो जो लंबा पीरियड है उसको छोटा छोटा पार्ट में बांट दिया गया, जैसे कि 1 साल का टेन्योर रखा गया। अगला एक्यूरल कंसेप्ट। एक्यूरल कंसेप्ट मतलब हो जाता है या ऐसा ऐसा एक्यूरल कंसेप्ट किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है वो मैं बता दे रहा हूँ। जब कोई भी बिजनेस होगा तो उसका कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन होता है उसके अंदर, आप लोगों को भी पता है। कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन होगा उसके अंदर, तो दोनों ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना ही एक्यूरल कंसेप्ट आपका कहलाता है। एक्यूरल कंसेप्ट क्या हो गया? कैश और क्रेडिट। क्रेडिट, ये लग रहा होगा कुछ उर्दू में लिख दिया मास्टर। चलिए एडिट कर देता हूँ, मैं मिटा देता हूँ इसको। अगला है बेसिक प्रिंसिपल्स। आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से?
बेसिक प्रिंसिपल से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग बेसिक प्रिंसिपल को देखते हैं। इससे पहले क्या पढ़े थे हम लोगों ने? बेसिक एजम्पशंस। बेसिक एजम्पशंस के अंदर क्या सब पढ़ा? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, सेपरेट एंटाइटी कंसेप्ट जिसको बिजनेस एंटाइटी कंसेप्ट भी बोलते हैं, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, एक्यूरल कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट और गोइंग कंसर्न। अब देखिए रियलाइजेशन कंसेप्ट। रियलाइजेशन कंसेप्ट अगला है बेसिक प्रिंसिपल्स के अंदर रियलाइजेशन कंसेप्ट। देखिए रियलाइजेशन कंसेप्ट होता क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, income is treated as being earned on the date on which it is realized, that is the date on which legal ownership is transferred। अब सीधा समझिए, ये तो डिफिनेशन है। इसका डिफिनेशन आप लोग ये जो पीडीएफ जिससे आप लोग पढ़ रहे हैं वो आपको कहाँ मिलेगा? हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। वो जब ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल ख़त्म हो जाएगा ना, तो इसका पूरा का पूरा पीडीएफ एक साथ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। अब सीधा समझिएगा, आज के दिन में आप कोई गुड्स बेचे, गुड्स मतलब जिस पे आप लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। जैसे मान लेता हूँ आपका किराना का दुकान है, किराना दुकान है, एक बच्चा आया या फिर एक कोई अंकल आए, सीधा समझिए एक कोई अंकल आए, वो आपके पास से 2000 का गुड्स खरीद के ले गए। कितने का? 2000 का गुड्स वो खरीद के ले गए। जब वो 2000 का गुड्स आपने, जब तक 2000 का गुड्स दिया, 2000 का गुड्स दिया, अब मान लीजिए वो उधार में ले गए, तो क्या ऐसा तो हो गया ना जो वहाँ पे 2000 रुपये आपके पास आ गया। रियलाइजेशन कंसेप्ट यही बोलता है, जिस टाइम ऑनरशिप ट्रांसफर हो, चाहे वो कैश मिला या नहीं मिला, लेकिन वहाँ पे वो इनकम रियलाइज हो गया। वो इनकम क्या हो गया? रियलाइज हो गया। जैसे देखिए यहाँ आगे लिखा हुआ है, सिंस दिस एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस मे बी फॉर कैश और क्रेडिट, आइदर कैश और क्रेडिट। जैसे ही गुड्स का ऑनरशिप ट्रांसफर हुआ, मतलब मेरे पास अभी ऑनरशिप था, मेरे पास अभी ऑनरशिप था, जैसे आपके पास, मान लेता हूँ आपके पास, आपका बिजनेस था, आपके पास ऑनरशिप था, आपने मुझे सामान बेचा, तो आपका जो ऑनरशिप था वो मेरे ऊपर ट्रांसफर हो गया, आपका जो ऑनरशिप था वो मेरे ऊपर ट्रांसफर हो गया। तो वो जब जैसे ही ऑनरशिप ट्रांसफर होता है तो उसी टाइम आपके लिए वो इनकम एक रियलाइज हो गया ना। मैं आपको पैसा दूंगा, आज दूं या कल दूं या फिर 1 साल बाद दूं, 5 साल बाद दूं, लेकिन दूंगा ना। तो वो आपका इनकम क्या हो गया? रियलाइज हो गया। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट वेदर कैश हैज एक्चुअली बीन रिसीव्ड और नॉट। देखिए अगला पॉइंट लिखा हुआ है, आपको कैश मिले या नहीं मिले, उस टाइम जब ऑनरशिप ट्रांसफर हो रहा है। रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या बोल रहा है? आपका इनकम रियलाइज हो जाएगा। अब देखिए अगला आता है मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट इसके थ्रू चले, पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको बताता हूँ मैं, और इसे सिंपली समझिएगा। पहला दिन अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन का पहला लेक्चर जो मैंने बताया था, उसके अंदर मैंने बताया है अकाउंटिंग क्या होता है? इनकम और एक्सपेंडिचर को ट्रैक करने का एक जरिया। अकाउंटिंग मतलब होता है इनकम और एक्सपेंडिचर को ट्रैक करने का एक जरिया। तो उस जरिया को किस तरीके से करते? तो मैचिंग कंसेप्ट के थ्रू। मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है? आप बिजनेस के इनकम को और एक्सपेंस को आप क्या कीजिए? मैच करवाइए। इनकम और एक्सपेंस को मैच करवाइएगा। अगर आपका इनकम एक्सपेंस से, अगर आपका इनकम, समझिएगा, अगर आपका इनकम ज़्यादा हो और एक्सपेंस कम हो, तो इस केस में क्या होगा? जैसे आपके पास पैसा ज़्यादा है, खर्चा कम है, तो वहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? प्रॉफिट। क्या आपको पता चल रहा है? जो इस कंसेप्ट के थ्रू ही हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं, प्रॉफिट या लॉस हम लोगों को पता चलता है मैचिंग कंसेप्ट के थ्रू। क्या बिजनेस ने खर्च किया, क्या बिजनेस ने कमाया, इस दोनों को मैच करवाएंगे, अपना प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा, जिसको हम लोग फाइनल अकाउंट्स जब मेंटेन करते हैं तो उस टाइम में इस कंसेप्ट का यूज होता है। अगर यही काम
इस कंसेप्ट के थ्रू ना चलते तो हम लोग अगर दूसरे तरीके से चलते, जैसे गैप नहीं रहता, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल अगर नहीं रहता, तब क्या होता? तब आप किसी और तरीके से इनकम और एक्सपेंस को ट्रैक करते, हम किसी और तरीके से, मैं किसी और तरीके से करता। लेकिन मैचिंग कंसेप्ट आने के बाद क्या हुआ, आप भी उसी तरीके से फॉलो कीजिए जिस तरीके से मैं फॉलो कर रहा हूँ, इनकम और एक्सपेंस को ट्रैक करना। यहाँ देखिए, दिस कंसेप्ट स्टेट्स that it is necessary to change all the expenses incurred to earn revenue during the accounting period against the revenue in order to ascertain the net income or trading result of the business। एक चीज़ और बता दे रहा हूँ मैं, देखिए मान लेता हूँ कोई गुड्स है, कोई गुड्स है कोई गुड्स है 500 रुपये का, समझिएगा, कोई गुड्स है 500 रुपये का, आप उसको क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं 600 रुपये में। सेल कितने में कर रहे हैं आप उसको? 600 रुपये में। तो क्या आप बता सकते हैं इसमें रेवेन्यू क्या है? इसके अंदर रेवेन्यू क्या है, कितना इसका रेवेन्यू है? तो आप लोगों का कहना होगा, अगर आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा होगा रेवेन्यू क्या होता है, तो आप लोगों का ऐसा कहना होगा कि जो रेवेन्यू इसमें भैया 100 रुपये ऐसा कहने का होगा। लेकिन जब मैं बताऊं आपको, तो रेवेन्यू आपका ये पूरा का पूरा 600 रुपये है। रेवेन्यू आपका पूरा का पूरा, जो सेलिंग प्राइस होता है, जिस दाम पे आपने ऑनरशिप ट्रांसफर किया, जिस प्राइस पे, वो आपका टोटल रेवेन्यू हो गया। ये जो 100 रुपये आया, ये आपका नेट इनकम है, प्रॉफिट जिसको बोलते हैं। तो ट्रेडिंग रिजल्ट जो है, ट्रेडिंग मतलब देखिए, जब फाइनल अकाउंट्स हम लोग प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे 2-3 अकाउंट बनता है, 2 अकाउंट बनेगा और साथ में एक बैलेंस शीट बनता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को शो करता है। एक फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करता है। ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, P&L अकाउंट बनेगा और बैलेंस शीट बनेगा। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर रेवेन्यू का काम होता है। ट्रेडिंग रिजल्ट जो है आपका, जो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकाल के देगा। उसके बाद जब नेट इनकम का बात कीजिए, जब प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जाइएगा, तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के थ्रू आपको मैच करवाना होगा। जैसे आपने परचेज किया, सेल किया, ये आपका डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक। अब उसी सेल के पैसा से ना आप अपने ऑफिस का रेंट दीजिएगा, सैलरी का, स्टाफ का सैलरी दीजिएगा, या फिर किसी को डिस्काउंट दे दिए, कोई आपका बैड डेट हो गया, ये सब आगे है अकाउंटिंग टर्म के अंदर। तो मैं आशा करता हूँ जो मैचिंग कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया। मैचिंग कंसेप्ट किस चीज़ के लिए, ये भी समझ लीजिए। फॉर असर्टेनिंग द नेट इनकम और एक्सपेंडिचर को ट्रैक कीजिए जिससे कि आपको नेट इनकम मिल जाए। यहाँ देखिए, दिस कंसेप्ट विच इज क्लोजली रिलेटेड टू एक्यूरल कंसेप्ट एंड अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। एक्यूरल कंसेप्ट क्या था, कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या था, जो बड़ा पार्ट था ना उसको छोटा पार्ट में बांट लिया। एक साल के अंदर ही ना हम लोग फाइनेंशियल जब स्टेटमेंट तैयार करते हैं तो वो 1 साल का करते हैं। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग तैयार करते हैं वो क्या बताता है हमें, हमारा प्रॉफिट और लॉस, यही बताता है। ये अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट हेल्प्स अ बिजनेसमैन इन रियलाइजिंग हिज ऑब्जेक्टिव। किसी बिजनेसमैन का क्या ऑब्जेक्टिव रहता है, वो अपना नेट इनकम जानने की कोशिश करेगा, क्या उसका प्रॉफिट हो रहा है। ऑब्जेक्टिव तो बिजनेस का एक ही होता है, जो प्रॉफिट अर्न करना, अपने ऑनर को खुश रखना। सीधा समझिएगा, बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, अपने ऑनर को खुश रखना। कैसे? इनकम अर्न करके, जितना इनकम अर्न करेगा, जितना कैपिटल को वो बढ़ा सके। आप 1 रुपये लगाते हैं, आप चाहते हैं उसका 10 रुपये हो जाए। एग्जाम्पल लूँ, Dream11, आप 49 रुपये लगाते हैं, सोचते हैं 1 करोड़ रुपए जीत जाऊँ। लगाते होंगे, नहीं लगाते तब तो बहुत अच्छे बच्चे हो आप। अब देखिए, अगला है आपका फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट ये क्या बताता है,
This concept implies that the financial statement shows disclose all material informations which is required by the proprietor and other users to assess the final accounts of the business unit. देखिए ये क्या बताता है आपको, मैं समझा दे रहा हूँ। आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब हो गया बैलेंस शीट, बैलेंस शीट समझे। इसके अंदर आपका असेट, लायबिलिटीज और कैपिटल, इस चीज को डिस्क्लोज करता है ये। क्या आपका लास्ट डेट ऑफ अकाउंटिंग 31 मार्च, फाइनेंशियल ईयर का 31 मार्च लास्ट डेट ऑफ अकाउंटिंग होता है। वैसे आपका जो एक साल जब पूर जाए तो वो आपका लास्ट डेट ऑफ अकाउंटिंग है। तो उसके अंदर क्या कीजिएगा आप, बैलेंस शीट के अंदर आपको पता रहेगा अच्छा मेरे पास असेट कितना है, असेट जिससे कि आप लोग कमा सकें। लायबिलिटीज कितना, मतलब माथा का बोझ, आप लोगों के पास कितना लायबिलिटीज है, जैसे कि लोन हो गया, किसी से उधार ले लिए, ये सब सारा का सारा क्या है अपना लायबिलिटीज है। तो लायबिलिटीज क्या है वो भी पता चल जाएगा, असेट क्या है वो भी पता चल जाएगा। कैपिटल आपका बढ़ा या घटा, मतलब अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो कैपिटल में जाके जुड़ जाएगा, अगर आपको लॉस हो रहा है तो कैपिटल में से कम हो जाए, क्योंकि आप ही का ना पूंजी कम हो रहा है। यहाँ पे हम लोग सेपरेट एंटाइटी कंसेप्ट नहीं देखते हैं। सेपरेट एंटाइटी कंसेप्ट क्या बोलता है, जो बिजनेस और बिजनेस का ऑनर को अलग कर दो, लेकिन जब लॉस होगा बिजनेस को या प्रॉफिट होगा तो बोले आज भाई ऑनर का है, ऑनर का। लॉस ऑफ बियर कौन करे, ऑनर, क्योंकि बिजनेस तो एक नॉन लिविंग ऑर्गेनाइजर है ना। तो फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट समझे, जिसके थ्रू यूजर्स और ऑनर अपने बिजनेस का जो अपना असेट है, लायबिलिटीज है, कैपिटल है, इस सब चीज के बारे में क्या करता है, डिस्क्लोज करता है सारा का सारा मटेरियल इन्फॉर्मेशन, जो भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन होगा वो सब चीज। अब देखिए डुअलिटी कंसेप्ट क्या होता है, इसके बारे में मैं थोड़ा अच्छे तरीके से बताता हूँ आप लोगों को। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, दैट इज द बेनिफिट रिसीविंग एस्पेक्ट्स एंड बेनिफिट गिविंग एस्पेक्ट्स। एक चीज बताइए, अभी मान ले तो आपके पास बिजनेस नहीं है या फिर बिजनेस है, कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, या तो आप दुकान गए और आपको घर में बोला गया जाओ बेटे और आप 1 लीटर दूध लेके आओ। आप गए दुकान पे और आपने दुकान वाले भैया को बोला भैया 1 लीटर दूध दे दो। तो आप जो 1 लीटर दूध लीजिएगा तो उसके बदले में उसको कैश दीजिएगा, उसके बदले में उसको कैश दीजिएगा। तो क्या यहाँ पे दो एस्पेक्ट आ रहा है, एक आपको दूध मिल रहा है, बेनिफिट रिसीव कर रहे हैं आप, एक आप क्या कर रहे हैं, कैश दे रहे हैं, मतलब बेनिफिट गिविंग एस्पेक्ट। एक जगह पे आप रिसीवर भी है, एक जगह पे आप गिवर भी है। गिवर किस चीज के, पैसे के, रिसीवर किस चीज के, दूध के। अब वही आप बिजनेस की तरफ चले जाइए, बिजनेसमैन की तरफ, वो गिवर किस चीज का, दूध का, रिसीवर किस चीज का, कैश का। टू एस्पेक्ट है, उसी टू एस्पेक्ट पे आपका रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है, समझे। These two aspects are to be recorded in the books of accounts। यही दोनों एस्पेक्ट्स को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, जिसके थ्रू हमारा रूल्स बना हुआ है डेबिट और क्रेडिट का, जिसको हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। डुअलिटी कंसेप्ट समझ में आया, हर एक ट्रांजेक्शन का दो इफेक्ट होगा, एक रिसीवर एक गिवर। अगला है हमारा वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव एविडेंस कंसेप्ट। जब मैं आप लोगों को बता रहा था, अगर आप लोगों ने वो लेक्चर देखा होगा अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन का, जिसके अंदर मैंने बताया था अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग वगैरह वगैरह, उसमें मैंने बताया था अकाउंटिंग वर्क तो करेंगे भैया, अकाउंटिंग वर्क तो अपना काम है करना, करेंगे, लेकिन जब तक एविडेंस नहीं रहेगा, एविडेंस, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं, देखे होंगे बचपन में, वहाँ पे एक बिजनेसमैन है जेठालाल, वो क्या बोलता है, पुफ क्या है तेरे पास, क्या है, पुफ। वो प्रूफ नहीं बोलता, पुफ क्या है तेरे पास। वही, जब तक वो पुफ नहीं रहेगा आपके पास तब तक आप काम नहीं करेंगे, क्योंकि जब आपको ऑडिट में, आपके पास ऑडिट में ऑडिटर आएगा ना आपको चेक करने के लिए आपका काम को, जैसे मान लेता हूं मैं, एक आपको बिल दिया मैंने, एक बिल दिया, उस बिल पे लिखा हुआ था 10 नंबर, एक बिल दिया मैंने आपको, उस पे लिखा हुआ था 10 नंबर, बिल का नंबर है ये 10, समझे। और आपने जब अकाउंटिंग कर रहा था, आपने जब अकाउंटिंग किया तो उस बिल का नाम नंबर क्या लिख दिया, 1। जब ऑडिटर आपको चेक करने के लिए आएगा
आपको बोलेगा एक नंबर का बिल निकालो भाई, एक नंबर का बिल निकालो भाई। अब आप ढूंढने के लिए बैठोगे, एक नंबर का कोई बिल आपके पास है ही नहीं। आपके पास बिल कौन सा था? 10 नंबर का। लेकिन आप ढूंढ क्या रहे हो? एक नंबर का। कहीं मिलेगा? तो इसीलिए जो भी एविडेंस, अगर मान लेता हूं मैं आपके पास आपने कुछ परचेज करके लाया, खरीद करके 2.5 लाख का, 2.5 लाख मतलब 2.5 लाख का आप खरीद के लाए सामान, और आपने बिल नहीं लिया। मान लेता हूं बिल नहीं लिया। आज जो आप प्रोडक्ट खरीद के लाए होंगे, तो क्या वो कल के दिन में खत्म हो जाएगा? इसका बैलेंस जीरो हो जाएगा, इसका बैलेंस जीरो। आपने तो अपने बुक्स में दिखला दिया 2.5 लाख, इसका बैलेंस जीरो। जब ऑडिटर आपको चेक करने के लिए आएगा, तब आपको बोलेगा ये जो 2.5 लाख जो आपने खर्चा किया है परचेज करके, वो 2.5 लाख का बिल दिखलाइएगा। अगर आपके पास बिल नहीं होगा तो ऑडिटर बोलेगा पैसा तू खाया है, तू पैसा ला के दे। ऑडिटर आपको क्या बोलेगा? पैसा तू खाया है, पैसा ला करके दे भाई, मैं नहीं कुछ जानता। समझे? तो वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव एविडेंस कंसेप्ट क्या बोलता है? दिस कंसेप्ट जस्टिफाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग वेरियस ट्रांजेक्शन। जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसके लिए एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगता है। वाउचर होता है, वाउचर एंट्री करते हैं, साथ में हम लोग क्या करते हैं? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाते हैं, जिसको हम लोग बिल बोलते हैं, कैश मेमो बोलते हैं, एविडेंस बोलते हैं, वाउचर्स बोलते हैं। समझे? देखिए, अकॉर्डिंग टू इट इस ट्रांजेक्शन शुड बी सपोर्टेड बाय ऑब्जेक्टिव एविडेंस लाइक वाउचर्स, कैश मेमो एक्सेट्रा। मैंने भी बताया ऑब्जेक्टिव एविडेंस हियर मीन्स एविडेंस फ्री फ्रॉम बायोस ऑफ द अकाउंटेंट। समझे? इट इज ऑल्सो नोन एज ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। इसको और एक नाम से जानते हैं, एविडेंस कंसेप्ट को एक और नाम से किस नाम से जानते हैं? ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। इस चीज को हाईलाइट कर लीजिए। ये ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट को हाईलाइट कर लीजिए। समझे? अब देखिए हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट क्या बताता है? मैं पहले ये बता देता हूं आप लोगों को, जो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट है क्या। आज के दिन में मैं बताता हूं। आज के दिन में मेरे पास कुछ अभी है नहीं सामने, वैसे मैं बताता हूं। आपने एक फोन खरीदा, फोन का नाम था आईफोन। आपने एक आईफोन खरीदा, पता नहीं ये आईफोन क्यों इतना सभी के एग्जाम्पल में रहता है। आईफोन महंगा सामान है, हो सकता है इसलिए। देखिए, आपने एक आईफोन खरीदा जिसका प्राइस था 1.75, एक मिनट, 1.75 लाख। समझे? और आज के दिन में आपने खरीदा, अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या बोलता है आपको? जिस दिन आपने खरीदा उस दिन आप रिकॉर्ड कीजिए। आपको तो अकाउंटिंग यही बोलता है, जिस दिन आपने परचेज किया या सेल किया, जो भी ट्रांजेक्शन किया आपने, उस दिन आप इसको रिकॉर्ड कीजिए। आपने 1,75,000 का रिकॉर्ड कर लिया। आने वाले 1 साल के बाद इसी प्रोडक्ट का दाम 1,50,000 हो जाता है, 1,50,000 हो जाता है। $1,50,000 हो गया। तो आप ये नहीं कीजिएगा जो अब 1,50,000 मार्केट वैल्यू आ गया नया,
मार्केट वैल्यू आ गया आपका 1,50,000, तो 1,50,000 पे इसको रिकॉर्ड कर देते हैं। नहीं, जिस दिन आपने प्रोडक्ट खरीदा उस दिन ही आपने जिस प्राइस पे आपने खरीदा था, हिस्टोरिकल कॉस्ट, जिस कॉस्ट पे आपने पीछे खरीदा उसी कॉस्ट को आपको रिकॉर्ड करना है। देखिए ये क्या बोलता है, बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर ऑलवेज रिकॉर्डेड एट द एक्चुअल कॉस्ट एट विच दे आर एक्चुअली अंडरटेकन। जिस रेट पे आपने उसको अंडरटेकन किया उस रेट पे आपको रिकॉर्ड करना है। द लिमिटेशन ऑफ दिस कंसेप्ट इज दैट द बैलेंस शीट डज नॉट शो द मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट। देखिए मार्केट वैल्यू इसी कंसेप्ट का है, वो एक लिमिटेशन है, बताता हूँ क्या। आज जो आप बैलेंस शीट बनाइएगा तो उसके अंदर असेट में आईफोन दिखलाइएगा 1,75,000 का, 1,75,000 का। मान लेता हूँ ये आज के दिन में 2.5 लाख का हो जाए, मान लेता हूँ ये 2.5 लाख का हो जाए, 2.5 लाख, 2.5 लाख का ये हो गया। तो 1,75,000 बड़ा या 2.5 लाख बड़ा, 2.5 लाख बड़ा। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलता है, तो मार्केट वैल्यू पे एसेट को नहीं दिखलाता, जिस रेट पे आपने खरीदा एसेट को उसी रेट पे आपको दिखलाएगा, समझे। ये 2.5 लाख नहीं दिखला करके 1,75,000 ही दिखलाएगा। ओन्ड बाय द बिजनेस एंड अकॉर्डिंगली द ऑनर्स इक्विटी विल नॉट रिफ्लेक्ट द रियल वैल्यू। ऑनर इक्विटी, ऑनर का जो एसेट है वो आपको, मतलब ऑनर का जो कैपिटल है वो आपको रियल वैल्यू पे नहीं दिखेगा, तब वो आपको रियल वैल्यू पे नहीं दिखेगा। अब सिर्फ समझिए, एक डेप्रिसिएशन का नाम सुने होंगे आप लोग। डेप्रिसिएशन जो होता है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट के अंदर ही आता है, समझे। अब ये बैलेंस शीट इक्वेशन कंसेप्ट समझ लीजिए। आज का लेक्चर यहीं तक शायद रहेगा, क्या मैं देख लेता हूँ। बैलेंस शीट इक्वेशन कंसेप्ट, वो लाइन चला जाता है इधर उधर, रुक जाइए एक मिनट, इरेजर। बैलेंस शीट इक्वेशन कंसेप्ट, बैलेंस शीट इक्वेशन कंसेप्ट क्या बोलता है, असेट जो होता है आपके बिजनेस का, असेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज। असेट आपका पूरा का पूरा असेट बराबर होगा किस चीज़ के, आपके लायबिलिटीज के बराबर। या फिर उसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं, असेट आपका इक्विटी प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है, बिजनेस का जो ऑनर जो पैसा दिया उसको कैपिटल तो मानेंगे लेकिन उसको लोन के तरह ट्रीट करेंगे। उसको किस चीज़ की तरह ट्रीट करेंगे, लोन की तरह। तो वही इक्विटी को हम लोग यहाँ पे लायबिलिटीज बोल रहे हैं। तो असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, दैट इज द अकाउंटिंग इक्वेशन। यही आपका अकाउंटिंग इक्वेशन भी है। जितना आपका असेट होगा उसके बराबर में आपका लायबिलिटीज प्लस कैपिटल आएगा। चलिए अगला लेक्चर में हम लोग मॉडिफाइंग प्रिंसिपल पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो और मेरा मेहनत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अकेले अकेले वीडियो मत देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया कीजिए। जो भी कोई भी डाउट हो तो उसको आप या तो टेलीग्राम चैनल पर अगर पूछ सकते हैं, अगर वहाँ पे वो खुला होगा, चैट बॉक्स खुला होगा तो वहाँ से पूछ लीजिए, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं वहाँ पर भी डाउट आप लोगों का क्लियर कर दूँगा। चलिए गुड नाइट, थैंक यू।